रिजू दत्ता जी, आपके पास आते हुए, ये ममता बनर्जी बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग क्यों कर रही हैं और विपक्षी दलों में राहुल गांधी का रोल क्या रहने वाला है? रिजू दत्ता जी, देखिए चित्रा जी, एक सांप्रदायिक और भ्रष्ट पार्टी जिसका नाम है भारतीय जुमला पार्टी, वो मीडिया के कुछ श्रेणी और केंद्रीय संस्थाओं के अवैध इस्तेमाल से आज हीरो बन के बैठा है। हमारा टारगेट है उस पार्टी को जीरो बनाना, सीधी बात है। हमारा भी मिशन और विजन बहुत क्लियर है। देश की जनता लड़ेगी बीजेपी के साथ और देश के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई, उस पर विपक्ष एकजुट है और हम सब एक मिलकर काम करेंगे। और जो टिप्पणी यहाँ पर शहजाद दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ क्या होगा, अधीर रंजन चौधरी के साथ होगा, मैं उनको बता दूं कि हर प्रदेश के अपने अपने मुद्दे होते हैं, पर यहाँ पर मुद्दा देश का है और वो मुद्दे हम आपस में सुलझा लेंगे। हमारी उस बात पे कोई ईगो नहीं है। सुलझाएंगे कब? से 300 के आसपास दिन बाकी रह गए हैं और लेफ्ट और कांग्रेस के लिए क्या जगह है बंगाल में? सीधे बताइए ना रिजू दत्ता जी। चित्रा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। 320 दिन, 3 दिन बहुत ज्यादा होते हैं बीजेपी जैसे पार्टी को हराने में। 320 दिन में तो राम राज्य हट जाएगा यहाँ से। इन लोगों का जितना भी झूठ है ना, सब लोगों की पट्टियां। बनर्जी की टीएमसी, ये तीनों दल एकजुट होकर बंगाल एकजुट होकर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। ठीक है। बंगाल का फॉर्मूला क्या होगा? बंगाल का फॉर्मूला क्या होगा? बंगाल का 2024 का फॉर्मूला होगा बीजेपी वर्सेस टीएमसी एंड अदर्स, ऑल अगेंस्ट बीजेपी। 2024 में नो कॉम्प्रोमाइज, बीजेपी को हराना है और हम सब एकजुट हो जाएंगे। बीजेपी 150 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। बीजेपी 150 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। शहजाद जी, एक टिप्पणी बाकी लोगों से। अजय आलोक जी, आपके पास आते हुए जल्दी से, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह जी। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं 150 क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी 24 में। खैर, वो तो 24 का रिजल्ट बताएगा कौन कितना क्रॉस करता है। लेकिन अभी रिजू दत्ता जी कह गए कि 2-3 दिन बहुत होते हैं हटाने के लिए, 320 दिन में तो राम राज्य हट जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि देश में राम राज्य चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है चित्रा जी, हर देश का एक राजदूत होता है। जब प्रधानमंत्री जाने वाले होते हैं तो पहले राजदूत वहां पे लोकल लाइजनिंग कर लेता है। तो पॉलिटिकल राजदूत की भूमिका में नीतीश जी आ गए, जाके उस पार्टी की लाइजनिंग कर रहे हैं जिसके पार्टी के विरोध में अपनी राजनीति शुरू की थी। 45 वर्षों से कांग्रेस विरोध की राजनीति करने वाले आज जाके समझा रहे हैं ममता दीदी को, आज जाके समझाएंगे अखिलेश को कि कांग्रेस को साथ में रखिए। कांग्रेस पार्टी ये नहीं भूले कि कांग्रेस पार्टी भी 1989 में अकेले ही लड़ी थी, अब बाकी सब मिल गए थे। जो पार्टी मजबूत होती है वो अकेले ही लड़ती है। लेकिन यहां पे फर्क बस इतना है कि राजीव गांधी के पास बोफोर्स का मुद्दा चिपका हुआ था। बोफोर्स का मुद्दा चिपका हुआ था, यहां कोई मुद्दा चिपका नहीं हुआ। यहां भ्रष्टाचार का मुद्दा कोशिशें तो कर रहे हैं ना अजय आलोक जी। आपने उनकी पॉलिटिक्स को बेहद करीब से देखा है। उनका जो चुंबकीय आकर्षण है, इधर वालों को भी उधर वालों को भी, सबको अपनी ओर खींचता रहता है। अब नीतीश निकल गए हैं बाहर, बिहार छोड़कर, सबको एकजुट करने के लिए। वो सबको समझा रहे हैं कि 24 के लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो उसका असर तो पड़ सकता है ना। वो बिल्कुल सबको ही समझ जाएंगे। ममता दीदी कहेंगी नीतीश जी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस को समझाइए कि वेस्ट बंगाल में 3-4 सीट से ज्यादा नहीं लड़ना है। अखिलेश कहेंगे कि ठीक है, कांग्रेस को समझाइए उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा सीटें नहीं लड़नी है। बिहार में नीतीश जी खुद कहेंगे कि कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा नहीं लड़े, उससे ज्यादा हम लोग दे नहीं सकते हैं, कांग्रेस को बड़ा हृदय दिखाना पड़ेगा। तो अब तो कांग्रेस के ऊपर है कि यूपी, बंगाल, बिहार 80, 40, 42, 162 सीट पे कांग्रेस मात्र 8 सीट पे लड़ ले, बिल्कुल मुकाबला हो जाएगा। लेकिन राजदूत की भूमिका में जो माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं वो अद्भुत है। राजनीतिक राजदूत, अद्भुत राजनीतिक राजदूत बन के अद्भुत काम कर रहे हैं सुनील सिंह साजन जी। अब तो अखिलेश यादव से भी थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होगी। और अखिलेश यादव के लिए क्या है उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला? कांग्रेस की स्थिति कहां रहने वाली है? देखिए चित्रा जी, जहां तक फार्मूले की बात है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत दिन पहले इस बात को कहा था कि जो जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में उस राज्य में चुनाव लड़ लिया जाए। और मुझे लगता है माननीय नीतीश कुमार जी, जिसको राजनीतिक दूत बता रहे थे आलोक जी तो उस पार्टी में रहे हैं, नीतीश कुमार जी इनके नेता थे।
अब अपने ही नेताओं के खिलाफ कैसे लोग किस तरीके की बात बोल लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, हम अगर इनकी ही भाषा मान लें कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक दूत हैं, तो नीतीश जी हनुमान हैं, और ये जो इनकी रावण रूपी लंका है, जो बेरोजगारों को परेशान कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, सीमा पर खड़े जवानों को परेशान कर रही है, उस लंका को जलाने के लिए पर्याप्त है। और भारतीय जनता पार्टी एक सवाल लगातार पूछती, चित्रा जी, हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है? तो हमारे पास मुद्दे हैं, और देश के मुद्दे मोदी जी से कई गुना बड़े हैं। वो बेरोजगारी के हों, महंगाई के हों, या सीमा पर खड़े जवान जिस तरीके से असुरक्षित हैं उसके हों, तो मुद्दे तो बड़े हैं ना। मोदी से बड़े मुद्दे हैं, और मुद्दों पर राजनीति होने जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि आप जहां पर मजबूत हैं वहां पर बीजेपी को रोकने का काम करिए। तो समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेंगे, और क्यों नहीं रुकेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या थी? वो नए सपने, आपने कहा कि स्मार्ट सिटी बन जाएगी, आपने कहा कि गांव तरक्की कर जाएंगे, आपने कहा कि रुपए डॉलर के बराबर पहुंच जाएगा, महंगाई बहुत कम हो जाएगी, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। इनमें क्या हुआ? आज सतपाल मलिक के बयान पर कोई बात नहीं करना चाहता, आज महंगाई पर कोई बात नहीं करना चाहता, किसान पर कोई बात नहीं अरे सर, ये सारे मुद्दे हमने देखे थे ना सुनील सिंह जी, ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। क्या हाल हुआ सुनील सिंह साजन जी? आप स्थितियों को समझिए। अगर पलट कर ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या 2019 में महंगाई मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, चौकीदार चोर है ये किसने कहा था? राहुल गांधी ने। क्या हश्र हुआ? 303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीत ली। वही दूसरी तरफ आप बता रहे हैं ये मुद्दे हैं। मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड सर सुनिए, 2017 में आपने साइकिल की सवारी करवाई राहुल गांधी को, वो आपका फेल रहा। 2019 में आप बहन मायावती के साथ जाते हैं, हाथी के साथ सवारी करते हैं, वो भी फॉर्मूला फेल रहा। उनको 10 सीटें मिलती हैं, आप लोगों को महज 5 पर सिमटना पड़ता है। तो सारे फॉर्मूले तो आपने अपना लिए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। अब कौन सा फॉर्मूला, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला बाकी रह गया है सुनील सिंह जी? देखिए चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये राजनीति में सवाल रहता है। यही भारतीय जनता पार्टी, जिसको रावण जैसा घमंड हो गया, उसको लगता है कि हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। 2002 का चुनाव और 2017, 15 साल, क्या यही भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं? क्या इसी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी नहीं थे क्या? अटल जी नहीं थे क्या? अमित शाह नहीं थे क्या? या जिसको ये तुर्रम खा समझते हैं, इनको लगता है कि ये हमारा नेता नया आ गया, ये तुर्रम खा है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे क्या? ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे भारतीय जनता पार्टी के? लेकिन जनता ने जिताया ना। राजनीति में जनता जिताती, और अगर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई, जिनके साथ व्यापारी खड़ा रहे, मीडिया खड़ा रहे, बाकी सारे लोग खड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरो हो जाएंगे और देश की सरकार से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैं जरा दर्शकों को बता दूं, यहाँ पैनल में आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि विरोधी दल के लोग 4 हैं और सत्ता पक्ष के लोग 3 बैठे हुए हैं। फिर भी मीडिया निशाने पर है, वो भी तब जब बराबरी का मौका सबको दिया जा रहा है। ठीक है सर, लाइव डिबेट हो रही है, जनता सब सुन रही है।